सड़कें, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं सभी का विकास हुआ है। कागज पे विकास हुआ है, पैसा मिल रहा है इन पे उनके। चुनाव आता है जब रेवड़ी बांट देते हैं। वोट हो गया, चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म। पानी का तो ये है कि लोग नाली का पानी पिए। किसान के तो पानी और बिजली चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मौलिक सुख सुविधाएं हैं वो तो हमें दी जाए। इसके पास अगर आमदनी कम है तो महंगाई एक मुद्दा है ना। जो घोषणा करते हैं ना वो बस पूरा करें। यहाँ वुमेन राइट की बात नहीं हो रही, यहाँ ह्यूमन राइट की बात हो रही है। रोजगार तो एक भी नहीं है यहाँ बनपुर में। नरवा गुरवाबाड़ी में एक रोजगार के साधन मिले हैं। मोदी जी के राज में एक नंबर काम हो रहा है। कोई भी नेता जनता का सपोर्ट नहीं करता है। भोपाल वाले, भिंड वाले, जबलपुर वाले, रायपुर वाले, रायगढ़ वाले, रीवा वाले, ग्वालियर, सतना, बस्तर, दुर्ग, भिलाई। सत्ता के गलियारों की इनसाइड स्टोरी हो या फिर बीजेपी और कांग्रेस का हल्ला बोल। चुनावी बिसात पर राजनीति की पल पल बदलती चाल हो या फिर राजनीति का गणित। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान को लेकर खास कवरेज लगातार जारी है। विजय पथ जो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में मतदान हो रहा है, छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं तो मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। लेकिन कुछ सीटें हैं, बालाघाट जिले की 3 सीटें जहां पर दोपहर 3 बजे तक मतदान होना है। क्या कुछ वहां रहा मतदान प्रतिशत वो भी आपको बताएंगे, और मध्य प्रदेश की अलग अलग सीटों पर क्या कुछ मत प्रतिशत अब तक निकल कर आया है उसके भी आंकड़े आपसे साझा करेंगे। लेकिन मतदान को लेकर आज का ये दिन बहुत खास है। लोकतंत्र का महापर्व है और ख़ास त्यौहार है लोकतंत्र का, तो ऐसे में अपने मताधिकार का प्रयोग करें, मतदान केंद्र पहुंचें और मताधिकार का प्रयोग करें, और नहीं किया है तो शाम 6 बजे तक कुछ सीटों पर मतदान जारी है, वहां पहुंचकर अपने एक मत का प्रयोग ज़रूर करें। और चलिए इस वक्त आपको बताते हैं जहां बलौदाबाजार कसडोल में वोटिंग के दौरान महिला की मौत की खबर निकल कर आई है। वोट देने लाइन में खड़ी थी महिला, हार्ट अटैक आने से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। कसडोल थाने का ये मामला है। तो बलौदाबाजार से ये खास खबर आपको बता रहे हैं जहां बलौदाबाजार के कसडोल में वोटिंग के दौरान एक महिला की मृत्यु हो गई है। वोट देने के लिए लाइन में ये महिला खड़ी थी, लेकिन हार्ट अटैक आने से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। बलौदाबाजार के कसडोल थाना क्षेत्र का ये मामला है। लगातार लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ जो घटनाएं निकल कर सामने आ रही वो भी हम आपसे साझा कर रहे हैं। और बलौदाबाजार की एक बेहद दर्दनाक खबर है जहाँ एक महिला की मृत्यु हो गई है। मंडला जिले की निवास विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते ने मतदान किया है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपनी धर्मपत्नी के साथ अपने मत का प्रयोग किया है। वहीं उन्होंने दावा किया कि एक बार फिर भारी मतों से भाजपा की ही सरकार बनेगी। का जो रुझान है, आज मैं सुबह से ही कुछ मतदान केंद्रों में जाना हुआ, बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी और लाइन लगा करके कतारबद्ध होकर के अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। मैंने भी और मेरी श्रीमती जी भी मत का उपयोग अभी किया है। ये अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि मतदाताओं का जो रुझान दिख रहा है उससे बहुत बड़ा निर्णायक स्थिति में, विशेष तौर से इस विधानसभा क्षेत्र में सुबह में जब पहली बार 7:30 बजे कापा में पहुंचा तो बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की थी। तो महिलाओं का उत्साह मतदान के प्रति बहुत बड़ा है।
तो मंडला जिले के निवास में जहां फग्गन सिंह कुलस्ते मतदान करने पहुंचे अपने परिवार के साथ और निवास सीट से ही वो प्रत्याशी भी बनाए गए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। और इस बार आपने देखा कैसे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्री, कुल मिलाकर 7 सांसदों को, एक राष्ट्रीय महासचिव को मैदान में उतारा है। पूरा आर पार का मुकाबला है, टक्कर का ये मुकाबला है। और अब खबर भोपाल से देखिए, जहां मतदान में मुस्लिम महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। लंबी कतारों में खड़ी नजर आई हैं मुस्लिम महिलाएं। अच्छे प्रत्याशियों के लिए मतदान करने की बात कही है, उनसे चर्चा की गई तो कहा कि अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करना है, मतदान के लिए पहुंचे हैं, विकास के मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं। तो लगातार जहां सभी लोग मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और मुस्लिम महिलाएं भी भोपाल में बड़ी संख्या में मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची हैं। राजधानी भोपाल के साथ मध्य प्रदेश में वोटिंग का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लंबी लंबी कतारें राजधानी भोपाल के इस भारत टाकीज के पास जो पोलिंग बूथ बनाया गया है वहाँ पर लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं की भी कतार लंबी लगी हुई है। तमाम मुद्दे दिमाग में होंगे जिनको लेके यहाँ पर जो हैं ये महिलाएं आई। कुछ महिलाओं से बात करेंगे। ये बताइए कि यहाँ पे आप वोट डालने आए हैं तो क्या कहेंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए योजनाएं भी तमाम वादे कांग्रेस बीजेपी करती है। हम और भी बात कर लेते हैं। आप वोट डालने आए हैं जी, क्या कहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का बड़ा पर्व है, आप लोग का अहम जिम्मेदारी है। और जी 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 अब हम तो यही चाहेंगे जो भी आए अच्छा आए, महिलाओं के लिए विकास करे, क्योंकि हमें तो अभी विडो पेंशन मिलती 600 रुपये, हमें तो लाडली लाभ का तो कोई लाभ ही नहीं हुआ है और मिलना चाहिए। बिल्कुल। कुछ मैं आपसे बात करूँगा, किस तरीके से चुनाव को देखती हैं, क्योंकि काफ़ी मुद्दे थे इस बार। आप बताइए, आप कुछ बोलना चाहिए, किस तरीके के मुद्दे इस बार देखते हैं चुनाव में, और क्योंकि आपका अधिकार है, आप लोग वोट नहीं डालेंगे तो सरकारें कैसे बनेंगी? वोट तो डालते हैं, हम 10 साल डालते हैं वोट। तो क्या दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरीके के मुद्दे रहेंगे इस बार के? तो महिलाओं के लिए भी तमाम बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम दावे कर रहे हैं। हाँ ये तो ठीक है, हम तो भाई अच्छा इंसान सोचता है कि अच्छा ही हो बस। बिल्कुल। यहाँ पे तमाम जो महिलाएं थी उनका यही कहना है कि कोई भी चुनकर आए लेकिन उनका वोट करने का अधिकार है। यही कारण है कि लगातार किसी भी वर्ग से हो, तमाम वर्ग के लोग जो है इस समय वोटिंग के लिए लगातार मध्य प्रदेश के हर जिले में इसी तरीके से पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे। कैमरामैन साजिद के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। तो लगातार मतदान का सिलसिला जारी है और इसको लेकर एक खास चर्चा भी हम आपको बताते हैं, खास चर्चा रखी गई है, उस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ सीधा हमारे एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे जी मौजूद हैं, उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। शुक्रिया संयम। तो सबसे पहले जो मेहमान हमारे साथ अभी तक जुड़ गए उनका मैं तारुफ करा दूं। शरद जी तो है ही हमारे साथ लगातार, BSTV के स्टेट एडिटर, और दुर्गेश केसवानी हमारे साथ बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, वो साथ में जुड़ गए। बाकी आप सूरत हाल जो है वो देख ही रहे हैं अभी तक किस तरह का वोटिंग का ट्रेंड है। एक बार दुर्गेश जी से समझ लेते हैं। दुर्गेश जी, वोट अगर मान लीजिए इसी रफ्तार से पड़ता रहा, ठीक ठाक परसेंटेज गया, तो क्या उम्मीद करते हो आपके पक्ष में? देखिए, निश्चित रूप से जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमारे ही पक्ष में है। जनता जो हम जन कल्याण के काम लेके आए थे, हमारी प्रदेश की जन कल्याण की योजना है, हमारी केंद्र की जन कल्याण की योजना है, और हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता जो परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, निश्चित रूप से जो वोटिंग परसेंटेज, घर घर पर्ची पहुंचाने का काम, उनसे सबसे संपर्क करने का काम, सतत उनसे उनके दुख में, उनके दर्द में, उनके तकलीफ में खड़े रहने का काम हमारा कार्यकर्ता करता है। और यही ताकत है। अगर आप वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ देख रहे हैं प्रवीण जी, तो निश्चित रूप से वह भाजपा के पक्ष में है। और जिस तरह से हमारी जन कल्याण की योजनाओं को जनता सराह रही है, आशीर्वाद दे रही है, लाड़ दे रही है, दुलार दे रही है, वो निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में है। दुर्गा जी, एक बात है, अभी तो कोई फाइनल फिगर आए नहीं, 6 बजे तक का वक्त है, उसके बाद चुनाव आयोग जारी करेगा डाटा, लेकिन जिस स्पीड से बढ़ रहा है उससे लग रहा है कि भाई उम्मीद करना चाहिए कि 70+ तो होना ही चाहिए, पार कर जाएगा। पुराने जो आंकड़े बता रहे हैं कि 2003 से अगर मैं कहूँ 67.25%, 69.78%, फिर 2013 72.13%, यानी इसमें बिल्कुल कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ आपकी गवर्नमेंट बनी। लेकिन जैसे ही 75.63 हुआ, वो हम दर्शकों को बता दें कि सबसे ज़्यादा
जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछले बार के ही चुनाव में यानी 2018 के चुनाव में हुआ था और बीजेपी को मुश्किल हो गई थी। तो दुर्गेश जी, बढ़ा मान लो तो मुश्किल तो नहीं हो जाएगी इस बार? देखिए, आप वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ मान रहे हैं, तो उस समय भी हमें जनता ने मत प्रतिशत हमें ज़्यादा दिया था। सीटों की गिनती से हम 2-4 सीटें कम थे, पर जनता निश्चित रूप से वो गलती दोहराना नहीं चाहेगी, क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ के 15 महीने का शासन था, हम आपके चैनलों पर प्रवीण जी उसी सड़क, पानी, बिजली के लिए ही जद्दोजहद करते हुए दिखे, और जनता भी इस चीज़ को जान गई कि ये सरकार जो कमलनाथ की थी वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर, छल कर कर, कपट कर कर, धोखा देकर आई थी और जनता के हितों का काम नहीं कर पाई। कर्ज माफ़ी उनकी प्राथमिकता थी, सरकार बनते से ही आईफा अवार्ड उनकी प्राथमिकता हो गई। कन्यादान योजना की वो बात कर रहे थे, जैसे ही सरकार बनी आईटा अवार्ड की बात करने लग गए। जब प्राथमिकताएं बदल जाती हैं ना, और कमलनाथ जी के तो ब्रह्मवचन ही थे ये, पहले वाक्य यही थे कि हमारे पास फंड्स की कमी है। वो कमलनाथ जी सतत जानते थे कि फंड्स की कमी है, वो उन्होंने, पर हमने जो 20 सालों में सरकार चलाई, एक बार भी ओवरड्राफ्ट नहीं हुए हम कभी भी। हम जनता के सतत हित के काम करते आए। अगर हमारे पास फंड्स की कमी होती तो ये लाडली बहना जैसी योजना आप देखेंगे, 1,32,00,000 बहनें इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। और निश्चित रूप से मैं अभी आपके यहाँ पे जो कतारें देख रहा हूँ बहनों की, वो निश्चित रूप से अपने भैया शिवराज जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हुई दिख रही हैं। एक बार शरद जी को इन कर लेते हैं। तो ये लाडली बहना की भी भीड़ दिख रही है और बहुत सारे पुरुषों की भी भीड़ दिख रही है। शरद जी, तो ये नाराज जीजा हैं या लाडली खुश बहना है, क्या ये तो तय होगा 3 तारीख को। लेकिन लग रहा है आपको कि एजेंडा दोनों पार्टियां पहुंचाने में सफल हो गई, अपना अपना एजेंडा वोटर तक? देखिए, इसी को पढ़ पाना सर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि क्या वाकई में ऐसा ही है जैसे दावे कर रहे हैं दुर्गेश जी। कांग्रेस के भी जो सहयोगी हैं, कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी इसी तरीके के दावे किए कि क्योंकि आमतौर पर जो ट्रेंड माना जाता है वो ट्रेंड तो यही माना जाता है कि अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है किसी भी चुनाव में, वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, तो फिर वो ये माना जाता है कि जो मौजूदा सरकार है उसके अगेंस्ट में जाता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा भी कि जो ट्रेंड है पिछले, अगर हम 2-3 विधानसभा चुनाव का देखें तो पहली बार जब 2003 में सरकार बनी बीजेपी की, उस वक्त में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें 60, उससे पहले यानी कि 1998 में 60% वोटिंग प्रतिशत रहा था। लेकिन जब चेंज हुआ तो चेंज होने में 67% होगा, यानी कि 7% ज़्यादा जो वोटिंग है वो हुई थी। तो यानी कि बल्क में अगर ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है तो फिर ये मानना चाहिए कि वो निश्चित तौर पर परिवर्तन या जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो भी जिस पार्टी की हो, उस वक्त में कांग्रेस की थी, तो उसको नुकसान हुआ। और अगर ऐसा होता है, अभी तो सिर्फ अनुमान है, तो फिर ये आंकलन के आधार पर कह सकते हैं कि नुकसान हो सकता है जो सिटिंग गवर्नमेंट है या जो सत्ताधारी पार्टी है उसको। लेकिन फिर उसके बाद की अगर हम ट्रेंड देखें, जैसा आप कह भी रहे थे कि 67 के बाद फिर 13 में भी 8 में चुनाव हुए, फिर बीजेपी की सरकार बनी, तो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा ज़रूर, लेकिन सिर्फ 2% के आसपास था। इसके बाद भी फिर ऐसे ही हुआ। 2013 में जब चुनाव हुए तब भी जो परसेंटेज बढ़ा तो वो भी 2-2.5% के आसपास ही है, 69.78 से 72.13% हुआ। उसके बाद 18 की हम बात करें, जो पिछला विधानसभा का चुनाव था, हालांकि किसी भी पार्टी को मैंडेट नहीं मिला, लेकिन जो परसेंटेज है वो भी करीबन 3%, 2.5% ही कहें, क्योंकि 72.13 और 75.63 जो परसेंटेज है वो रहा था। तो 2-3% अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, इसमें तो फिर वही मुहावरा काम करेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। इसके लिए 3 दिसंबर का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये वोटिंग प्रतिशत 75% पिछली बार का था, उससे 5% से भी ज़्यादा जाता है, यानी कि 80%, जिसकी संभावना अभी के परसेंटेज को देखते हुए तो कम लगती है उसके 80 तक पहुँचने के लिए, तो फिर ये आंकलन हो सकता है कि हाँ ये जो है नेगेटिव है। लेकिन अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है उस हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि ये परसेंटेज 80 को भी क्रॉस करेगा। दुर्गेश जी, एक सवाल मैं जरूर आपके पास लेके जाना चाहूँगा कि किस मुद्दे पे सवार था ये चुनाव? मतलब कौन सा एक ऐसा मुद्दा था जो आपको लगता है कि पूरा वोट आज जो भी पड़ रहा हो, आपके पक्ष में पड़ रहा हो, खिलाफ में पड़ रहा हो, या जो भी कर रहा हो, कौन से मुद्दे पे चल रहा था? केवल लाडली बहना? नहीं, देखिए, हम तो विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में थे। माननीय मोदी जी का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर हम जनता के बीच में थे।
हमारी जो ताकत थी प्रवीण जी, वो हमारी प्रदेश की जन कल्याण की योजना है, केंद्र की जन कल्याण की योजना है और हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता। और प्रदेश की जनता ने 2018 में के बाद जो कांग्रेस के 15 महीने की सरकार थी, उन्होंने देखा कि कमलनाथ जी ने धड़ाधड़ योजनाएं बंद करने का काम किया। तीरदर्शन योजना बंद, दीनदयाल रसोई योजना बंद, अनेक जो जन कल्याण के काम थे वो बंद करने का काम किया। इसलिए जो आप ये वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ देख रहे हैं ना, जनता चाहती है कि इस बार कांग्रेस की दुकान को बंद कर दें। और निश्चित रूप से जो ये मत प्रतिशत ज़्यादा दिख रहा है आपको, वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि प्रदेश की जनता जन कल्याण चाहती है, उनके हितों के काम चाहती है। उनके लिए जो आदमी 24/7 365 दिन 5 साल खड़ा रहे, जनता वह चाहती है। और जनता ने तो आपदा विपदा के समय पे, जिस समय पे उनके खुद के लोग छोड़ के चले गए थे, उस समय हमारे मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे अन्य नेतागण उनके साथ पीपी किट पहनकर ढांढस बंधाने का काम भी हमारे नेताओं ने किया। तो जनता निश्चित रूप से वह देखती है कि जो हमारे साथ हमेशा सतत खड़ा हुआ है, हमारी तकलीफ में खड़ा हुआ है, जनता उसी को आशीर्वाद देती है। और ये आशीर्वाद रूपी मत आप देखेंगे जिस तरह से जनता हमें दे रही है। जब हम 3 दिसंबर को आपके समक्ष बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपको मिठाइयाँ खिलाते हुए भूपेन जी, ये दुर्गेश जी का दावा है 3 दिसंबर को मिठाई खिलाएंगे। ये जो भीड़ आपको दिख रही है वोटर्स की, ये भीड़ बीजेपी के लिए जा रही है। सुन पा रहे हैं भूपेन जी आप मुझे? भूपेन जी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? संभवतः कुछ तकनीकी दिक्कत है। जब वो कनेक्ट हो जाएंगे तो पीसीआर के साथियों से हम कहेंगे कि एक बार प्रयास करें क्या तकनीकी दिक्कत है। ये जो शरद एक जो बड़ी बात है वो इस पूरे मसले को लेके जितने बड़े बड़े नेता दांव पर लगे शब्द अभी तो हम उच्चारित कर ही सकते हैं, नतीजे आ जाएंगे तो हो सकता है हम कहें कि वो काम आ गए और उनके नाम से ही वोट मिल गया। अभी तो दांव पे लगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दांव पे लगे, अमित शाह की रणनीति दांव पे लगी है, वहां से राहुल दांव पे लगे हैं कि भाई ये तय हो जाएगा कि वो चुनाव जिताऊ मटेरियल हैं या नहीं। प्रियंका पे एक ब्लेम यूपी का आता भी है कि वो यूपी में कमाल नहीं कर पाई थी। तो आपको लगता है कि लोकल लीडरशिप के अलावा ये भी इनका भी एक तरह से मार्कशीट आएगी इलेक्शन के बाद? बिल्कुल आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो अंदरूनी सूत्रों की माने तो बीजेपी में जब ये नाम अनाउंस हुए 7 सांसदों के, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री थे, उनके नाम जब तय किए गए तो ये कहा भी गया, एक चर्चा ऐसी थी कि कहीं ना कहीं इन नेताओं को भी जो शीर्षस्थ संगठन है बीजेपी का, वो ये बताना चाहता है, वो ये आकलन भी करना चाहता है कि जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, उससे पहले इसको लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है। 23 के जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें उन सबकी जो ताकत है वो परखनी चाहिए। और उस परखने के लिए ही इनके नाम अनाउंस किए गए थे। यहाँ कहा तो ये भी गया कि जो जिन नेताओं के नाम तय किए गए वो पूरी तरीके से इस लिहाज से तैयार नहीं थे कि उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ सकता है इतने बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचने के बाद। लेकिन फिर भी पार्टी ने फैसला किया, क्योंकि बीजेपी में ये कहा जाता है कि संगठन के तौर पर अगर कोई फैसला होता है तो फिर उसको मानना ही पड़ता है। नीचे के जो कार्यकर्ता हैं उनको लेकर जो मानते हैं वो फाइट करते हैं, और जो नहीं मानते हैं कुछ बागी भी हो जाते हैं। इस बार कई ऐसे बागी भी हुए और कई सीटें ऐसी हैं जिनमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। भूपेन जी जुड़ गए, एक बार भूपेन जी के पास चल सकते हैं। भूपेन जी अभी आप कनेक्ट नहीं हो पाए थे, मैं एक सवाल लेके आपके पास गया। दुर्गेश जी का कहना है कि जो भीड़ उमड़ रही है ये पूरी, ये सब लाडली बहना है और शिवराज भैया के लिए ही का शुक्रिया अदा करने आ रही है पोलिंग बूथ पर, क्या कहेंगे आप? ये पूरे दिन में समझ में आ जाएगा अभी जो है बड़ी मध्य प्रदेश में क्या हुआ है। 6 महीने से बुजुर्ग महिलाओं की जो पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा की, विधवाओं की पेंशन है, दिव्यांगों की पेंशन है, परित्यक्ताओं की पेंशन है, बुजुर्गों की सारी पेंशन रोक ली गई। और 6 महीने से 600 रुपये हर महीने मिलती है। तो एक घर में अगर एक बुजुर्ग है तो 3600 रुपए उसके रोक कर जो है ये लाडली बहना के नाम पर इसको 1200 रुपए 1250 रुपए दे दिए, पहले 1000 रुपए दे दिए। तो सास का पैसा रोक के या माँ का पैसा रोक के ये जो है बहू के हाथ में पकड़ाया गया है। ये चालबाजी जो है प्रदेश की जनता समझ चुकी है। और ये जो 6 महीने से जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान नहीं किया मध्य प्रदेश की सरकार ने, इससे इनकी बदनीयती भी समझ में आती है। आप देखेंगे पूरे प्रदेश भर में करोड़ों रुपए के पोस्टर लगाए गए हैं। 450 रुपए में गैस का सिलेंडर
नीचे लिखा है लाल अक्षरों में इस बार। ये इस बार क्या होता है? इस बार होती है बेईमानी, कि आप जो है लोगों को लूटना और ठगना चाहते हैं कि इस बार हम सिलेंडर दे देंगे, वोट डलते ही जो है वापस स्कीम फिट बाहर हो जाएगी। ये जो जिन लोगों की इतनी बदनीयत है जिनकी सरकार में, तो वो जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ इस आक्रोश की है। ये सासें भी आ रही हैं वोट डालने के लिए, अकेली बहुएं नहीं आ रही, उनके जो है ससुर भी आ रहे हैं वोट डालने के लिए, उनके भाई भी आ रहे हैं वोट डालने के लिए, और वो सब देख रहे हैं। मतलब आपके मुताबिक ये लाडली बहना नहीं, नाराज जीजा है ये। बिल्कुल बिल्कुल, नाराज जीजा, नाराज सास, नाराज अम्मा। एक बार ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। ग्वालियर पावर सेंटर भी है, था भी, है भी, रहेगा भी शायद। प्रहलाद हमारे सहयोगी वहां पर है। प्रहलाद, क्या सूरत हाल ग्वालियर चंबल इलाके में, क्या ताजा अपडेट? जी सर, अभी देखिए कि जो वोटर हैं वो अब निकल रहे हैं और मतदान का जो प्रतिशत है वो 40% पहुंच चुका है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी 6 बजने में काफ़ी देरी है और भी मतदाता अपने घरों से निकलेंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो कुछ मतदाता मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं उन्होंने क्या सोचकर, क्या विचार करके वोट डाला है। वोट डाला है आप? जी हाँ, वोट डाला है साहब। क्या सोचकर वोट डाला? क्षेत्र के विकास को लेकर जो एक चेहरा है प्रवीण पाठक जी के रूप में, इस वजह से हमने विकास को वोट दिया है, न कि किसी व्यक्ति विशेष को। व्यक्ति विशेष को वोट दीजिए। जी, आपने कहाँ वोट किया? हमने बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी को वोट इसलिए दिया है कि हमारी सोच ये बनती है, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के हाथ मजबूत होंगे, और हाथ मजबूत होंगे तो हम समझते हैं ग्वालियर का विकास तो हो जाएगा। कई वर्षों से ग्वालियर का विकास नहीं हो पाया है। जी, आप बताइए वोट कहाँ की? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 15 साल हमने बीजेपी की सरकार को देखा, वही वादे, वही सब बातें। अब हमें लगता है कि हमें बदलाव करना चाहिए। जी, आप बताइए वोट डाल दिया? वोट तो डाल दिया है। क्या सोचकर वोट डाला? वोट हमने विकास के लिए डाला है, और जैसे दिवाली का त्योहार मनाते हैं वैसे हम लोकतंत्र का महापर्व मनाने के लिए वोट डालने आए हैं। जी, विकास तो दोनों पार्टी कराएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आएंगे प्रहलाद, बहुत शुक्रिया आपका। और भी आप नजर बनाए रखिएगा, कुछ अपडेट होगा तो आएंगे। एक बार दुर्गेश जी का रुख कर लेते हैं। दुर्गेश जी, ग्वालियर चंबल वो कह रहे हैं कि भाई सिंधिया जी को तो वोट डाल के आए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिंधिया जी मतलब विकास उनके मुताबिक, तो वो इलाका पिछली बार आपके साथ उतने अच्छे से नहीं था। विंध्य को छोड़ दे, मतलब विंध्य बहुत तमाम लाजवाब तरीके से आपके साथ था, नहीं तो महाकौशल भी निराश कर रहा था, ग्वालियर चंबल भी निराश कर रहा था। इस बार तैयारी करी ना पूरी? देखिए, निश्चित रूप से मैं अभी कुछ दिन पहले ही आपके चैनल पे डिबेट पर था प्रवीण जी, तब भी मैंने भूपेंद्र जी से कहा था कि कहीं किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे सूचित करें। अगर किसी को पैसे का लाभ नहीं मिल रहा है, किसी को किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे बताइए। पर वो आज निश्चित रूप से आपके चैनल पर एक नाराज फूफुआ की भूमिका निभा रहे हैं और वो नाराजगी व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। प्रदेश के हित के लिए, सब सर्वांगीण हित के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। चंबल और ग्वालियर में निश्चित रूप से प्रहलाद जी, अभी मैं कुछ दिन पहले ग्वालियर में भी था, उनसे भी लंबी चर्चा हुई थी, और जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो बातें कर रहे थे, निश्चित रूप से धीरे धीरे शने शने जब हम आगे बढ़ेंगे तो वोटिंग परसेंट निश्चित रूप से उसमें भी सुधार आएगा, क्योंकि वहाँ की जनता भी चाहती है, जो पूर्व में उनने कांग्रेस पर भरोसा कर जो गलती की थी वो दोहराना नहीं चाहती है। इस बार हम निश्चित रूप से ग्वालियर चंबल भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, महाकौशल भी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि महाकौशल में जब जन आशीर्वाद यात्रा थी, मैंने लगभग सभी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया था, तो जो वहाँ से जो इनपुट्स आ रहे थे वो सब पॉजिटिव थे। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जो जनता ने हमें आशीर्वाद देने का काम किया है, वो निश्चित रूप से अब आप देखेंगे जिस तरह से भीड़ दिख रही है, वह निश्चित रूप से भाजपा को आशीर्वाद देने की लग रही। और निश्चित ही मालवा और निर्माण बेल्ट की भी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो हमारा पूर्व में जो प्रदर्शन था 33 से बढ़कर हम लगभग 50 तक जाएंगे। माननीय कैलाश जी भी उस दिन आपके चैनल पर थे, उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि हम 50 से 55 इस बार मालवा में जा रहे हैं, और निश्चित रूप से हम इस बार जो हमारी जो विक्ट्री रहेगी वो लैंडस्लाइड विक्ट्री रहेगी, और आप देखेंगे जनता विक्ट्री रहेगी ज्यादा। भूपेंद्र जी के पास एक ब्रेकिंग आ रही है, हम अपने सहयोगी संयम के पास चलेंगे, कुछ एक खबर उनके पास है, बताइए संयम, ओवर टू यू। प्रवीण जी, और इस वक्त दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देते हैं। नक्सल प्रभावित 6 विधानसभाओं में 3 बजे मतदान खत्म हो गया है, जहां बालाघाट जिले की 3 विधानसभाएं, बहियर, लांजी और परसवाड़ा विधानसभा सीट पर मतदान खत्म हो गया है, तो वहीं मंडला जिले की कुछ मतदान केंद्र और डिंडोरी जिले के कुछ मतदान केंद्रों पर
3 बजे तक मतदान खत्म कर दिया गया है। मंडला जिले के बिछिया और मंडला विधानसभा सीट के कुछ मतदान केंद्र हैं, तो डिंडौरी जिले के कुछ मतदान केंद्र हैं जहां 3 बजे तक मतदान केंद्र रखा गया था। संवेदनशील विधानसभा सीट होने के कारण कुछ मतदान केंद्रों पर 3 बजे तक का समय दिया गया था। मतदान का क्या कुछ प्रतिशत है वो भी आपको बताते हैं। वैयर विधानसभा सीट पर जहां 59.01% वोटिंग हुई है, तो लांजी विधानसभा सीट पर 56.19% मतदान हुआ है। वहीं परसवाड़ा विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा मतदान देखा गया, अभी तक 60.88% मतदान हुआ है, तो बिछिया विधानसभा सीट पर 48.27% मतदान हुआ है। और मंडला जिले के कुछ मतदान केंद्रों पर जो मत प्रतिशत निकल कर आया है, 44.15% वोटिंग हुई है। तो वहीं डिंडौरी जिले के कुछ मतदान केंद्रों पर जो मत प्रतिशत अब तक निकल कर आया है, 51.49% मतदान हुआ है। तो मत प्रतिशत आपको बता रहे हैं, जहां बालाघाट जिले की 3 विधानसभा सीटों पर दोपहर 3 बजे तक का समय दिया गया था। संवेदनशील सीट थी और नक्सल प्रभावित इलाका है, इस कारण से दोपहर 3 बजे तक का समय रखा गया था। वहीं मंडला और डिंडौरी जिले की कुछ मतदान केंद्रों पर दोपहर 3 बजे तक का समय दिया गया था और बाकी मतदान केंद्रों पर मतदान लगातार जारी है और खास चर्चा लगातार जारी है। सीधे आपको ले चलते हैं हमारे एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे जी के पास। शुक्रिया संयम। तो ये वो जो संयम जिन सीटों का बता रहे थे, ये वो सीटें हैं जिन्हें चिन्हित करके रखा था चुनाव आयोग ने कि ये नक्सल प्रभावित हो सकते हैं। डिंडोरी में यदि आप 51.49% देख रहे हैं, तो ये फिगर पूरे जिले का नहीं है, बल्कि उन पोलिंग बूथ का है जो चिन्हित थे कि थोड़े नक्सलाइट इफेक्टेड हो सकते हैं, जहां 3 बजे पोलिंग खत्म हो गई हुई। बहरहाल एक बार भूपेन जी का रुख कर लेते हैं। भूपेन जी, इनके पास तो जो चर्चा में जाने से पहले जो मैं बोल रहा था कि इनके पास कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, फ्रंटियर, जो पहुंच जाते हैं, इनकी बात को वहां तक पहुंचाते होंगे, कार्यकर्ताओं तक, नीचे तक, आम लोगों तक। आपके लोग शुरू से कहते रहे कि हमारा चुनाव जनता लड़ रही है, तो अभी वोटर निकालने का काम भी जनता ही कर रही होगी, या फिर अपने लोग सक्रिय हैं, लोगों को ला के पोलिंग बूथ तक ला रहे हैं? देखिए, अभी तो मैं खुद ही आ रहा हूँ, पोलिंग बूथ से लौट रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ये सारी चीजें जो है ये भी जनता के बीच में आना चाहिए। बूथ नंबर 163 पर मैं अभी गया था, वहां पर इन्होंने जो है एक सेपरेट सूची बना रखी है 50 लोगों की, कि वो 50 लोगों की सूची को इन्हें शिफ्टिंग में डाल रखा है। जो मतदाता सूची है उसमें उनका नाम है, अगर भाई व्यक्ति शिफ्ट हो गया है तो उसका नाम डिलीटेड में आना चाहिए, उस पर डिलीटेड की सील लगी होना चाहिए। अगर वो मान लीजिए उसको एप्लीकेशन उसकी होना चाहिए, अगर किसी ने शिकायत की है तो शिकायत होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पर, ना उसे डिलीट किया गया है, लेकिन मतदान करने से उन्हें रोका जा रहा था और एक फॉर्म उनसे भरवाया गया, जो फॉर्म सामान्यतः जो है चैलेंज वोट के लिए भरवाया जाता है। इस तरह के हथकंडे अपनाकर ये लोगों की वोट जो है डिस्टर्ब करने का काम भारतीय जनता पार्टी बीएलओस के माध्यम से कर रही है। मैं इनकी एफआईआर भी करूंगा ऐसे बीएलओस की। मैंने आपको कहानी इसलिए सुनाई कि मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी, ना तो मेरा नाम वोटिंग लिस्ट से कटा है, लेकिन उसमें वो कह रहे हैं कि साहब शिफ्टिंग में आपका नाम है। शिफ्टिंग की कोई जो है अधिकृत सूचना नहीं है। एक अलग से शीट बनाकर 50 नाम उन्होंने, उनके मैंने सबके फोटोग्राफ्स ले लिए, और इलेक्शन कमीशन किस तरह से ये चुनाव करा रहा है, किस तरह के हथकंडे अपना रहा है, ये इसकी पोल में अभी खोलूंगा आपके सामने। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी 15 साल तक हमारी सरकार में सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री रहे, और लोग कह रहे हैं कि सिंधिया जी के हाथ मजबूत करने से विकास होगा, तो इसका मतलब 15 साल कांग्रेस के साथ रह के वो विकास नहीं कर पाए, 4 साल बीजेपी के साथ रह के विकास नहीं कर पाए, तो विकास के कब बुढ़ापे में करेंगे? और वहां की जनता को क्या, ये जो झूठे झांसे की जो राजनीति है, ये जो झूठ बोलने की राजनीति है, जनता को भटकाने गुमराह करने की राजनीति है, ये उसके खेल है। मामा की गारंटी फेल हो गई तो अब जो है नाना जी खड़े हो गए कि मेरी गारंटी है, तो आपकी गारंटी क्या 15 लाख मिल गए क्या लोगों को? आपकी गारंटी से 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया क्या? हर साल देने वाले थे मामा जी, 10 लाख लोगों को हर साल रोजगार देने वाले थे, लेकिन भटक तो रहे हैं करोड़ों लोग। ठीक है तो सर, ये जो झूठी बात, झूठ और गुमराह की जो है, गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आऊंगा राजेश सिरोटिया जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके पास ही चलते हैं। तो राजेश जी, वोटिंग का ट्रेंड कई चुनाव में आप वोटिंग का ट्रेंड देख चुके होंगे, ये अभी तक का जो है ये संतोषजनक लग रहा है आपको, या फिर इसे किस तरह से आपकी किन परिभाषाओं पर बैठता है? देखिए, ये वोटिंग ट्रेंड जो चल रहा है, मुझे लगता है कि ये 70 to 75% के बीच में जाएगा।
और 75 के ऊपर भी अगर ये चला जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उसके 2-3 मोटे मोटे कारण मुझे जो अभी समझ में आ रहे हैं इस पोलिंग के कि एक तो हिंदू मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन हुआ है। मैंने मैं भोपाल की ही बात करूं तो भोपाल में मुस्लिम मतदाताओं ने ठान रखा कि भाजपा ने भले ही उनके लिए कुछ भी काम किया हो, लेकिन वो वोट जो है वो हाथ कांग्रेस को देंगे। इसी तरह बीजेपी में भी हिंदुओं में भी एक बड़ा वोट बैंक है जो कंसोलिडेट हुआ है। वो इस नाम पर हुआ कि उनके लिए वो बीजेपी कुछ करे या ना करे, लेकिन वो वोट बीजेपी को देंगे। बीच में कुछ एक हिंदुओं का एक वर्ग है जो कांग्रेस के साथ भी और दूसरे दलों के साथ भी है। तो एक कारण तो ये है। दूसरी चीज, इस चुनाव के दौरान पहली बार जो मैंने देखा कि फ्री बीज या मुफ्तखोरी की जो घोषणाएं जो है वो इस तरह से बेतहाशा हुई हैं और होल्ड लगा के हुई हैं। उन्होंने कहा हम 1000, तो उन्होंने कहा 1500, उन्होंने कहा सब्जी मंडी जैसे जो मतदाताओं को खरीदने के लिए मूल भाव जो लगाए गए। उन्होंने कहा फ्री बिजली, तो उन्होंने कहा कि ये उन्होंने कहा 2500 रुपये हम गेहूं की समर्थन मूल्य पर करेंगे, उन्होंने कहा हम 2700 रुपये करेंगे। उन्होंने कहा धान से 2800 रुपये करेंगे, उन्होंने कहा 3100 रुपये करेंगे। तो ये कुल मिलाकर ये जो फिर बाद में कुछ नहीं हुआ तो 5 साल जो है 80 करोड़ लोगों को जो है आपने राशन को अवधि बढ़ा दी, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक बीच में एक बहुत बड़ा पेंच है कि जो एक मिडिल वर्ग है और जिसको कि कोरोना के नाम पर जो है रेलवे रियायतें बंद की गई थी 46 प्रकार की कैटेगरी की, वो रेल रियायतों को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया चुनावी प्रक्रिया के दौरान। क्या हम नहीं देंगे? तो आप मतलब बाकी सारे लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। क्या आपको 80 करोड़ में भार नहीं दिख रहा? आपको 800 करोड़ रुपए का जो भार आता था रियायती, सीनियर सिटीजन है, महिलाएं हैं, गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, उनको जो फायदा मिलता था, तो वो आपको 800 करोड़ भारी पड़ रहे हैं। उसके लिए आप रेलवे पे 60,000 करोड़ का कर्ज कर रहे हैं। लेकिन 5 साल तक आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देंगे, ये आपको नहीं लग रहा। तो आपकी प्रायोरिटी भी बदली हुई है, दोनों की प्रायोरिटी, कांग्रेस की भी। कांग्रेस फ्री बिजली करके मध्य प्रदेश को फिर अंधेरे युग में धकेल देना चाहता है। तो ये फ्री बीज वाला जो मसला है, इसने भी जो है जमकर वोटिंग बढ़ाई है। अब फ्री गैस सिलेंडर कोई लें, भाजपा ने तो कहा कि हम गरीबों को फ्री सिलेंडर देंगे। कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि गरीब को देंगे कि अमीर को देंगे, किसको देंगे किसको नहीं देंगे, कितने देंगे ये भी क्लियर नहीं है। तो ये सब ये झांसेबाजी जो जैसे शर्तें लागू नीचे लिखा रहता है स्टार बना के, वो स्टार बना रहे हैं लागू वाली चीजें। दुर्गेश जी को इन कर लेते हैं, इस कारण से वोटिंग ज्यादा हो रही है। इस कारण से दुर्गेश जी जब इतने सारा राजेश जी भी कह रहे हैं, भूपेंद्र जी ने भी कहा कि इतनी मुफ्त की योजनाएं सब करा दिया, सब कर दिया, फिर भूपेंद्र जी की भाषा में, आरोप मेरा नहीं, गड़बड़ियां क्यों करा रहे हो भाई? क्यों आप कमलनाथ जी ने 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गड़बड़ियां करा रहे हो, आपका एसपी पार्टी वर्कर की तरह काम करता है। भूपेंद्र जी भी कह रहे हैं चुनाव आयोग को तक आप लोग शामिल कर ले रहे हो। देखिए, कांग्रेस में हताशा और निराशा का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से आप बम्पर वोटिंग देख रहे हैं, जनता का उत्साह देख रहे हैं, उससे हताशा और निराशा में घिरे हुए हैं। और हार तो पहले ही दिग्विजय सिंह ने भी स्वीकार कर दी कि ईवीएम का कुछ गड़बड़ी होगी, ये सब आरोप लगाने का काम किया है। और कांग्रेस तो यही पहले ही भाप चुकी है उस चीज़ को, इसलिए कमलनाथ जी और भूपेंद्र भाई भी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। कहीं कुछ गड़बड़ी थी तो पहले भी तो आप शिकायत कर सकते थे ना। शिकायत के लिए सेल बना रहता है, क्यों आपका शिकायती सेल आराम करता हुआ दिख रहा है? क्योंकि वो भी निराश हो चुके हैं कि जनता उनके साथ नहीं है। जनता तब साथ होती है, जैसा आदरणीय राजेश जी ने भी कहा, जब आप उनकी दुख में, दर्द में, तकलीफ में खड़े रहने का काम करते हो। जब आप उनके कोरोना जैसे काल की भी उन्होंने बात की, तो जब उसमें आपदा विपदा में भी जब आप खड़े रहते हो। ये तो उस समय आपदा विपदा में तो ट्विटर पे व्यस्त थे कमलनाथ जी, और कमलनाथ जी तो पूरा कार्यकाल ही उनको ट्विटर पे ही चिड़िया उड़ाते हुए रहे। जनता के बीच में इनका कोई मतलब नहीं है। इनके सुरजेवाला कहते हैं जनता राक्षस होती है, कमलनाथ जी कहते हैं जनता से हमें कुछ लेना देना नहीं है।
जब आपको ये सब करना ही नहीं है तो ये हार और हताशा उसी की वजह से होती है। जनता निश्चित रूप से आशीर्वाद दे रही है और आप मैं आशीर्वाद दे रही है प्रवीण जी, और मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि 3 तारीख को हम आपके इसी चैनल पर मिठाई लेकर बैठेंगे। अरे बिल्कुल, मैं तो हर बार पीसीआर कर देता हूँ। जनता हमें आशीर्वाद दे रही है और मैं इस समय आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि बीएस टीवी जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाता है, जनता के हित की बात करता है, जनता से जुड़ी हुई चीजें दिखाता है। और निश्चित रूप से लोकतंत्र के इस महापर्व में आपने भी जो आहुति दी, जो जागरूकता के लिए आपने काम किया, निश्चित रूप से आपका चैनल साधुवाद का पात्र है। एक बार शरद जी को इन कर लेते हैं। शरद, ये 11 बजे, मतलब अमूमन हमने कम देखा है कमलनाथ जी की फंक्शनिंग। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और गड़बड़ी हो रही। 11 तो बहुत जल्दी हो गया ना, 7 बजे से तो वोटिंग ठीक से शुरू हुई थी। क्या वजह हो सकती है कि वाकई बीजेपी हार की वजह से ऐसा कुछ कर रही है क्या कि कमलनाथ जी को सामने आना पड़ा? देखिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप हैं। अगर ऐसा कुछ है तो फिर निश्चित तौर पर अगर कोई गंभीर आरोप होगा तो चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेगा ही। लेकिन हाँ, अगर यहाँ की बात छोड़ दें तो ग्वालियर चंबल संभाग, हालांकि वहाँ पर चुनाव कराना हमेशा से चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। वहाँ से जरूर बाई इलेक्शन के वक्त भी बहुत हंगामा हुआ था। बिल्कुल। तो वहाँ से कुछ ऐसी खबरें ज़रूर आई हैं जिसमें दोनों पक्षों के बीच में, हालांकि ऐसा नहीं कि एक तरफा कोई ऐसी बात हो, दोनों पक्षों की ओर से वहाँ दिमनी से तो फायरिंग की खबर भी है, फिर एक बार फिर से वहाँ पर कुछ विवाद हुआ है तो अतिरिक्त जो पुलिस बल है वहाँ पर वो तैनात करना पड़ा है। इसके अलावा लाहौर से भी जो प्रत्याशी हैं उनको नज़रबंद किया गया, ऐसी खबरें आई। भिंड में भी जो प्रत्याशी हैं उनको नज़रबंद किया गया। तीनों जो प्रमुख हैं पार्टियों के, बीजेपी, कांग्रेस और वहाँ बीएसपी, तो उनको भी नज़रबंद किया गया। तो ऐसी खबरें ज़रूर आ रही हैं जो आम तौर पर जो चुनाव होता है तो ग्वालियर चंबल संभाग की अगर हम बात करें तो वहाँ से देखने को मिलती हैं और वहाँ को लेकर अतिरिक्त जो सतर्कता है वो चुनाव आयोग बरतता है। हालांकि बीजेपी का एक जो प्रतिनिधिमंडल है वो कुछ देर पहले चुनाव आयोग यहाँ भोपाल में पहुँचा था। वहाँ पर उन्होंने दिमनी के संदर्भ में शिकायत दर्ज कराई है और ये आरोप लगाया है कि दूसरा पक्ष यानी कि कांग्रेस की ओर से जो ऐसी बातें हैं, यानी कि जो झगड़ा वहाँ हुआ, जो विवाद की स्थिति बनी, उसके लिए उन्होंने दूसरे पक्ष को जिम्मेदार बनाया है। तो पक्ष और विपक्ष यानी कि दोनों तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप हैं उनके दौर अभी चल रहे हैं। ठीक है, अपने सहयोगी संयम के पास हम चलना चाहेंगे। कुछ वो उनके पास एक कोई नया अपडेट है। ओवर टू यू संयम। जरूर प्रवीण जी, और इस वक्त दर्शकों को एक और खास खबर बता देते हैं। मध्य प्रदेश में जैसे दोपहर 3 बजे तक मतदान खत्म हुआ है, ठीक ऐसा ही छत्तीसगढ़ के भी कुछ संवेदनशील मतदान केंद्र है जहां पर दोपहर 3 बजे मतदान खत्म हो चुका है। विंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 9 मतदान केंद्रों में 3 बजे तक का मतदान का समय दिया गया था। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक 9 मतदान केंद्रों में मतदान का समय दिया गया था। नाम आपको बता देते हैं, कामरा बहोदी, आमामोरा, ओड़, बड़े गोबरा, गवरगांव, गरीबा, नागेश, सहनी, कबछार, कोदोमाली में मतदान का समय खत्म हो गया है। दोपहर 3 बजे तक ही यहां मतदान का समय दिया गया था। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की श्रेणी में इन मतदान केंद्रों को रखा गया था और इसलिए दोपहर 3 बजे तक का मतदान का समय दिया गया था। दूसरे चरण में भी बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 9 मतदान केंद्रों पर दोपहर 3 बजे तक मतदान का समय था और वो समय अब खत्म हो चुका है। लोग जो पोलिंग बूथ के अंदर पहुंच चुके हैं वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, बाकी एंट्री बंद कर दी गई है। संवेदनशील क्षेत्र होने की वजह से सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान का समय था और इन क्षेत्रों में, इन मतदान केंद्रों पर अब मतदान का समय बंद हो चुका है। जो लोग पोलिंग बूथ में पहुंचे हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और लगातार देखा कि कैसे मत प्रतिशत भी बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे मत प्रतिशत बढ़ रहा है। कुछ कुछ सीटों पर 2018 के जो रिकॉर्ड है वो टूट रहे हैं, तो शाम 6 बजे तक भी जहां कुछ सीटों पर मत प्रतिशत लगातार बढ़ता हुआ देखा जाएगा। लेकिन दोपहर 3 बजे तक कुछ सीटों पर जो मतदान का समय था वो अब हो चुका है पूरा और विस्तार से भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता शिखर देवांगन जुड़े हैं। शिखर, संवेदनशील और अति संवेदनशील सीटें और विंद्रा नवागढ़ विधानसभा की 9 मतदान केंद्रों पर मत का जो समय था वो खत्म हो गया है। देखिए, दूसरे चरण को लेकर मतदान हो रहा है। 70 विधानसभा सीटों पर ये मतदान है और 3 बजे तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं 55.31% मतदान 70 विधानसभा सीटों पर हो चुका है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो निर्वाचन आयोग ने जो संवेदनशील इलाके हैं उन संवेदनशील इलाकों में मतदान के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे का समय जो है वो तय किया था। उसमें जो दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है उस दूसरे चरण के मतदान में एकमात्र सीट बिंद्रा नवागढ़ की सीट है, गरियाबंद जिले में है और इस
बिंद्रानगरगढ़ सीट के सिर्फ 9 मतदान केंद्र हैं जो अति संवेदनशील इलाकों में आता है और इन्हीं 9 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर शिखर तो मत प्रतिशत बढ़ा है कुछ सीटों पर और आंकड़े भी धीरे धीरे साफ होंगे। बहुत शुक्रिया आपका शिखर इस खास जानकारी के लिए। हम आपका भी और एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सामान्य सी बात है, भाई चुनाव आयोग ने तय कर दिया कि 3 बजे तक वोटिंग होगी तो 3 बजे तक होगी। अब इसमें 6 यहाँ के भी और 6 वहां के भी या 7 जो मतदान केंद्र है वो शामिल हो गए। खैर भूपेंद्र जी को इन करते हैं। भूपेंद्र जी, अभी इस ब्रेकिंग के पहले ये बात कही जा रही थी कि भाई कांग्रेस को अचानक से ये क्यों लगा कि गड़बड़ी जो है वो हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। और जैसे शरद बता रहे थे कि बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची है आपके खिलाफ के आप तो खुद करा रहे हो गड़बड़ी, ऐसा आरोप लगा रही दिमनी में। जो है कांग्रेस पार्टी की गड़बड़ी करा सकती है, आपको शरद जी से पूछिए जरा। नहीं, शरद जी नहीं कह रहे, बीजेपी पहुंची है, बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची है, ये इनपुट दिया शरद जी ने। ये जो है इनका तो केंद्रीय मंत्री जा रहा है पटियाल से शिकायतें लेके। वैष्णव जी काय के लिए गए थे चुनाव आयोग सिर्फ दवा बनाने के लिए। ये जो है इनकी हालात इतनी पतली, मैं तो खुद हो गई हो ना, मुझे भी डालने से मना किया गया, तब जाके मैं आपके कैमरे पे ये शिकायत कर रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है सारी चीजों। ये जो है इनने किस तरीके से हथकंडे अपना रहे हैं इसका खुलासा भी होगा। ऐसे थोड़ी कि हमेशा जो है ये बदमाशी चलती रहेगी। सही कहा मुकेश तिवारी ने वहां पर जो इंदौर में कि हम जो है चुनाव के लिए ताकत तो जुटा लोगे मगर खालिस्तान कहाँ से लाओगे। वो जो है उस स्तर पे जो है चीजें जा रही हैं, ये दिखाई पड़ रहा है लोगों को। जब मेरा आप बताइए कि मैं अगर वोटर लिस्ट में मेरा नाम है और मैं शिफ्ट हो रहा हूँ तो या तो मेरा नाम उस वोटर लिस्ट से डिलीट होना चाहिए। वोटर लिस्ट में नाम भी है, बिल्कुल शिफ्टिंग की अलग से एक शीट बना रखी। ये बदमाशियां चल रही। मंतव्य क्या लग रहा होगा आपको इसके पीछे? ये भोपाल आपको पकड़ में आ गया, बाकी और भी जगह हुआ होगा, आपको ऐसा लगता है? आपको नाम बता देता हूँ। मनीष दीक्षित का वोट गायब है, विजय तिवारी का वोट गायब है, शशिकांत त्रिवेदी का वोट गायब है। कितने नाम बता दूं, मेरे पास सूचियां आ रही। एक आदमी के घर में जो है जबरन के जो है 2 आदमियों के नाम जुड़ गए, बुढ़े बुढ़िया रहते हैं, दरवाजा भी खटखट 6 बार होता है तब खोलते हैं, उनमें 2 नए वोटर के नाम रजिस्टर करते हैं। ये पूरा खेल चल रहा है मध्य प्रदेश। इस तरह से अगर चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है। आपको एक और घटना बता देता हूँ, बताइए। पैसे देने गए बीजेपी के लोग जो है पोहरी में एक गाँव में, वहां पर आदिवासियों का गाँव था, उनने पैसे लेने से मना कर दिया तो उनकी पिटाई की गई। पैसे लेने से मना करने पर वो आदिवासियों ने थाना घेरा, थाने में रिपोर्ट कराने गए तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मैंने खुद एसपी से बात की है, एसपी का जवाब ये था कि हमारा काम यही रह गया है क्या। मैंने कहा फिर आप ये वर्दी सरेंडर करिए और अपने दूसरी कोई नौकरी कर लीजिए। अगर कोई आदमी एप्लीकेशन दे रहा है और उस पर आपका थाना रिसीप्ट नहीं दे रहा है तो एसपी का जवाब ये है कि हमारे साथ पुलिस इसी काम के लिए बैठी हुई है, तो फिर काय के लिए बैठी हुई है, नौकरी क्यों कर रहे हैं भाई। दूसरी नौकरियां ढेरों पड़ी हुई हैं। इस स्तर पर जब जहां पर जो है प्रशासन काम कर रहा है, इस स्तर पर जो है पुलिस प्रशासन का दबाव बनाकर आप चुनाव करा रहे हैं, इसको चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। इसका चुनाव आयोग खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 4000 उनके पास शिकायतें आई हैं, उसका संज्ञान लिया है। डिस्पोजल क्या किया आप? ये इसकी जनता को नहीं जानना चाहिए कि आपके पास जो शिकायतें आई हैं उनका डिस्पोजल क्या किया आप? संज्ञान में लिया है। संज्ञान क्या होता है? उसका डिस्पोजल भी होना चाहिए, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की हालत है। और ये जो है इसके बावजूद जनता इनको धूल चटाने वाली, जनता धूल चटाने वाली। एक बार राजेश जी को इन कर लेता हूं मैं। राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश जी, हम लगभग अपने हर उस गैर राजनीतिक पैनलिस्ट से जरूर ये सवाल कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट से, कि इस बार जो इलेक्शन है आपको लगता है किसी एक मुद्दे पर हुआ होगा, कोई एक मुद्दा वोटर के मन में भाया होगा, इनका या इनका या इनका या इनका, या फिर पहले से वोटर ने मन बना लिया था कि करना क्या है? नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा, देखिए मध्य प्रदेश की राजनीति की जो फितरत या मिजाज जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से अलग थी। जो 3 क्राइटेरिया टिकट के या चुनाव लड़ने के बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों के हुआ करते थे, एक जनबल आधारित, एक धनबल आधारित और एक बाहुबल आधारित। तो मध्य प्रदेश में धनबल और बाहुबल की भी तो शुरुआत काफ़ी पहले से हो गई है, लेकिन उसका उतना विकृत रूप जो इस बार देखने को मिला है वो पहले नहीं देखा था, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि धनबल और बाहुबल के नाम पर जो जनबल, या मान लीजिए कि प्रवीण दुबे जी बहुत अच्छे
जनता के बीच में इनकी पैठ है और बहुत अच्छा योग्यता रखते हैं, तो ये पैमाना नहीं है आपके टिकट पाने में। आप पहले पार्टी क्या करती थी, खुद पैसा देती थी खर्च करने को, दुबे जी के पास में पैसे नहीं है, लेकिन आपकी जनता के बीच में स्वीकारता है, आप जाइए। अब तो ये पूछते कि आप हमें क्या दे रहे हैं और उसके बाद में आप खर्च कितना करेंगे। तो ये चीज़ जो है, ये भी महामारी जो है, जो बिहार और यूपी की महामारी थी, ये मध्य प्रदेश में आके इस चुनाव में मैंने फैलती देखी। और इससे दोनों ही दल कोई अछूते नहीं है, कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही जगहों पर से शिकायतें आई कि उन्होंने पैसे देकर चुनाव किए हैं। बात दोनों पार्टियां सर्वे की करती रही, लेकिन सर्वे की जगह सर्वाओं के टिकट जो है फाइनल होते दिखे हमें। और क्योंकि जो राजनीति में 3 फैक्टर होते हैं, जनयन, जरूरी और मजबूरी। ये वोटिंग परसेंट में हम आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पे। अभी तक एमपी में 60.45% मतदान हुआ, छत्तीसगढ़ में 55.31% मतदान। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत जो है वो जारी हुआ है। अभी लगभग 4 बज रहे हैं, मतलब आप अंदाज लगा लीजिए कि ये बढ़ते जा रहा है। जैसे राजेश सिरोठिया जी को आपने सुना था कि ये कंटिन्यू होगा और ये कह रहे थे कि भाई बहुत आगे भी जा सकता है। ये आप देख रहे होंगे एमपी छत्तीसगढ़ के अभी 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। एमपी में बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज है, 60.45% हो चुका है एमपी में, और छत्तीसगढ़ में 55.31% मतदान हुआ है। शरद जी एक बार निकल लेते हैं, ये क्या संकेत फिर से एक बार शरद? देखिए, इससे पहले भी सर जैसे अपन आकलन कर रहे थे कि अगर ये जो वोटिंग परसेंटेज है, हालांकि तो कुछ देर पहले मैंने कहा था कि मुझे ये डाउट है कि 75+ जाएगा, लेकिन अगर 3 बजे तक के आंकड़े ही 60% से ज़्यादा के हैं तो फिर कोई दो राय नहीं है। जैसा राजेश जी कह भी रहे थे कि ये परसेंटेज 75+ भी जाएगा, और अगर ये जाता है जैसा कि दिख रहा है तो फिर वो जो फॉर्मूले पुराने राजनीतिक विश्लेषकों के चले आ रहे हैं, जिन्हें हम जैसे या और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जो फॉलो करते हैं, कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा रहता है, और एक बार फिर से अगर वही आकलन जो इससे पहले हमने किया था कि 1998 में 60.21% जो वोट परसेंटेज था, और उसके बाद जब 2003 में गवर्नमेंट बदली थी मध्य प्रदेश में, तो फिर 7% तक, करीब 7% जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा था। और ये वोटिंग परसेंटेज हालांकि बाद में बढ़ा, लेकिन वो 2-3% ही बढ़ा, और उसमें जो परिवर्तन है वो कोई एक तरफा या किसी ट्रेंड सेट करता हुआ नहीं दिखाई दिया था। लेकिन इस बार अगर 3 बजे तक 60% हो गया है तो निश्चित तौर पर ये 75+ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 2 घंटे का 5 बजे तक का, और फिर उसके बाद लास्ट में भी, क्योंकि जो लोग लगे रहते हैं कतारों में, उनको भी वोट डालने की जो अनुमति है वो चुनाव आयोग की ओर से दी जाती है। तो ये 75+ जा रहा है। और जो सेट पैटर्न, जैसे मैंने कहा भी कि एक फॉर्मूला कहा जाता है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है, व्यवस्था के खिलाफ पड़ता हुआ मतदान है। दुर्गेश जी, इस पर भी आपकी टिप्पणी कि क्या ये व्यवस्था के खिलाफ पड़ता हुआ मतदान है? और दूसरा जो भूपेंद्र जी बता रहे थे कि तमाम तरह की एजेंसियों का मिसयूज कर रहे हो आप लोग। देखिए, कहीं कोई मिसयूज नहीं है। अगर कहीं मिसयूज तो शिकायत करें जाके, ये क्यों यहाँ चैनल पर बैठकर अपनी बातें रखना है। अगर कराएं ना, निश्चित रूप से ये गिदड़ भपकियां नहीं दें, और निश्चित रूप से चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव करा रहा है। चुनाव आयोग आज आप जिस मत प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग निश्चित रूप से सफल रहा है उस चीज़ में। मत प्रतिशत बढ़ना, जागरूकता बढ़ाना, इन सब चीज़ों को लेकर एक काम हुआ है। और जनता अपने मत का अधिकार, जो मत है उसका अधिकार, उसको लेकर वो वोट कर रही है, आशीर्वाद दे रही है। और मैं तो निश्चित रूप से उत्साहित हूँ। जो मतदान बढ़ रहा है प्रवीण जी, निश्चित रूप से वह हमारे पक्ष का मतदान बढ़ रहा है, क्योंकि हमने जन कल्याण के काम किए, हम सतत जनता के बीच रहे, हमने मध्य प्रदेश को विकसित प्रदेश करने का काम किया, और हम तो उत्साहित हैं। और हमारा जो विपक्षी दल है, हमारे जो भूपेंद्र भाई हैं, वो निराशा से घिरे हुए हैं,
हताशा से घिरे हुए हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं दिख रही है बिल्कुल भी। आज तो मुस्कुराने का दिन है, जनता आशीर्वाद दे रही है, जनता अपना लाड़ दे रही है, अपना प्यार दे रही है, दुलार दे रही है। आपको तो निश्चित रूप से उसका स्वागत करना चाहिए। आप शिकायतों को लेकर, कमलनाथ जी 11 बजे बैठ गए, दिग्विजय सिंह जी ईवीएम पे रोने लेके बैठ गए, ये वोटिंग की बात कर रहे। अरे पहले कहाँ गए थे जब ये सब चीजें होनी थी? जब कहीं दिक्कत थी तो तुरंत जाना चाहिए था आपको। आप चैनल पे बैठकर अपनी तुरंत पूछ लेते। भूपेन जी मुस्कुराइए कि आप भोपाल में हैं, भाई लखनऊ के लिए कहा जाता है ये, लेकिन मुस्कुराइए, आप भोपाल में हैं। भूपेन जी सुन पा रहे हैं क्या? कुछ शायद तकनीकी दिक्कत है। एक बार राजेश जी को इन करते हैं। राजेश जी, इस बार का के उसमें हंसी मजाक तो चलिए ठीक है, बीच बीच में जरूरी भी है। ये त्रिकोणीय कहीं कहीं संभावनाएं आप देखते हैं, निर्दलीय या बागी या एमपी के लिहाज से छोटी पार्टियां, छोटी सपा या बसपा, बहुत छोटी तो नहीं है, लेकिन एमपी के लिहाज से सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, इनकी कोई संभावना, कोई इनका बीज रोपण नई जगह में देखते हैं आप? देखिए प्रवीण जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं बार बार ये बात मेरे दिमाग में कौन रही है, और मुझे इस बात को लेकर भी आश्चर्य हो रहा था कि ये 2 पार्टी स्टेट में लोग सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की बातें चैनल्स पर करे जा रहे थे। आपने पहली बार एक तीसरी दल की बात करी, इसके लिए आपको धन्यवाद। पहली बार बहुजन समाजवादी पार्टी 178 सीटों पर चुनावी मैदान में है। इस फैक्ट को हर कोई इग्नोर कर रहा है, जबकि 178 तो वो हैं, उसके साथ में उन्होंने गोंडवाना की 30-40 सीटों के साथ में गठजोड़ भी किया है। माने दलित और आदिवासी 2 वर्ग जो है, जो कि मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी, 21% बोलते हैं आरक्षण के हिसाब से, लेकिन 22% करीब जो है आदिवासी है, 15% दलित बोलते हैं, तो 17% करीब दलित है। तो 27 और 22 39% वोट बैंक को के अपने पास होने का दावा करने वाली या दम्भ भरने वाली पार्टियां एकजुट होकर 100-200 सीटों पर लड़ रही हैं। कहीं सपा लड़ रही है, 39 बागी जो है कांग्रेस के हैं, 35 बागी बीजेपी के हैं, तो 66 जो है आम आदमी पार्टी के हैं, जिसमें कि 16 प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस और भाजपा के बागी हैं। इनमें 11 बागी जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, 5 बागी जो है कांग्रेस के हैं, 4 को कांग्रेस ने मना लिया, 1 को बीजेपी ने मना लिया। लेकिन ये सब चीजें, इनमें से कितने जीत पाएंगे, कितने नहीं जीत पाएंगे, एक अलग क्वेश्चन है। कितना खेल खराब करेंगे, लेकिन वो खेल बिगाड़ेंगे। अच्छा, एक आपने बसपा का जिक्र किया, एक उस जरूर रह जाते हैं उस विषय पे भी। मायावती ने जो एक खंडन भी जारी किया ट्वीट करके कि वो कह रही है कि वो ट्वीट मेरा नहीं, जिसमें वो वीडियो मेरा नहीं है, जिसमें एक वीडियो वायरल होने की बात कही जा रही थी कि मायावती के हवाले से बात कही जा रही थी कि भाई चाहे बीजेपी को जिता देना, लेकिन कांग्रेस को वोट मत करना अगर बसपा नहीं जीत रही हो। तो मायावती ने खंडन किया कि ऐसा हो रहा है। तो कांग्रेस ये मान के चल रही कि इस बार बी टीम है बसपा बीजेपी की। देखिए, आपको मैं एक बहुत साफ साफ बात बता दूं कि मायावती की टीम जो है, मायावती जो जिन दलित वोटों का, मैं एक तरह से कहूं कि वो उसकी वो बन के बैठी हैं, मसीहा बन के बैठी हैं, वो जाटव और अहिरवार समाज है। वो जाटव और अहिरवार समाज जो है वो उत्तर प्रदेश में एन ब्लॉक जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं जाता, कांग्रेस के साथ भी नहीं जाता, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जाता है। उसके साथ में मायावती जो है सवर्णों को टिकट देकर उनका कॉम्बो बिठा के अपनी सीटों के आगे बढ़ाती हैं। मध्य प्रदेश में जो अहिरवार या जाटो समाज है उसकी पहली प्रायोरिटी बहुजन समाज पार्टी है और दूसरी प्रायोरिटी उसकी जो है कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो इक्के दुक्के ही जो है विधायक हैं जो कि अहिरवार या जाटो समाज से संबंधित करते हैं। तो ये जो है, ये गणित जो है, निश्चित रूप से ये जो मायावती का खड़ा होना, ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। अब भूपेन जी जुड़ गए, यही बात लेके जाते हैं। भूपेन जी, बसपा कहीं से कुछ, हालांकि बहुत जल्दबाजी है अभी इस पर बात करना है, तो नतीजों के वक्त करेंगे, लेकिन बसपा कहीं से कहीं तक नुकसान पहुंचाती हुई लग रही है क्या? ये राजेश सिरोठिया जी का भी आकलन है कि बसपा आपको नुकसान कर सकती है। देखिए, बीएसपी जब एंटी बीजेपी पार्टी के रूप में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती थी, कोई पहली बार चुनाव नहीं लड़ी, तो उनका जो वोट परसेंटेज है, उनका वोट परसेंटेज तो जो है 7.9% से घट के जो है 2% पे आ गया। हाँ,
है ना। तो ठीक है, अब दूसरी चीज आई सपा की, सपा का परसेंटेज 0.89 पर आ गया है। तो ये जो है, ये चैलेंज और ये थ्रेट जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने हमेशा से रहा है, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश में बाइपोलर इलेक्शन है। इसमें कोई जो है कारण ही नहीं है कि इसके जो है इस पे दूसरी कोई विचार करने का। ये लगातार ये लोग जो है बहुत समय से ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता ने इनको जो है अपना आशीर्वाद नहीं दिया है, और ये इनका वोट बैंक जो है श्रिंक होता गया, बहुत ज्यादा से नीचे आया है। एक जमाने में उनकी 20 के आसपास भी सीटें थी, लेकिन कालांतर में जाके वो 2 पर सिमट गए, कहीं 1 पर सिमट गए। तो ये बड़ी चुनौती नहीं है। चुनौती आज ये है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो खेल है, उस खेल में कौन आगे निकलता है। अभी जो है हमारे मित्र बातें कर रहे थे, दुर्गेश बाबू और हमारे पत्रकार साथी, ये आज सवाल जो है, ये जो पोलिंग परसेंटेज जा रहा है ऊपर, ये बहुत सी चीजों, उसमें बहुत से फैक्टर, इसमें निश्चित रूप से एक बहना भी फैक्टर हो सकता है, जैसा दुर्गेश जी को खुशी हो रही है, लेकिन इसमें नारी सम्मान भी एक फैक्टर है, इसमें 27% का आरक्षण भी एक फैक्टर है, इसमें जाति का जनगणना भी एक फैक्टर है, इसमें वंचित दलित वर्ग के ऊपर हुए अत्याचार भी एक फैक्टर है, संविधान को नुकसान पहुंचाने की भारतीय जनता पार्टी की जो बदनीयत है वो भी एक फैक्टर है। लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि उनके अधिकारों को छीन लेगी अगर भारतीय जनता पार्टी के दोनों इंजन वापस आ गए, तो ये पटरी उखाड़ के ले जाएंगे। आज जो गाड़ियां पटरी पे दौड़ पा रही हैं, ये जो 70 साल की एक व्यवस्था बनी थी जिससे देश जो है लगातार निरंतर तरक्की कर रहा था, उस तरक्की को अगर चौपट करना है तो ये दोनों इंजन चाहिए। आप देख रहे हैं कि गांजे की खेती हो रही है कनाडा में, एक इंजन ये काम कर रहा है, दूसरा इंजन ये काम कर रहा है कि गरीबों आदिवासियों पर पेशाब करवा रहा है। तो ये जो समस्या है, ये वोट परसेंटेज बढ़ने के कई फैक्टर, उसमें एक फैक्टर वो भी है जो दुर्गेश बाबू बता के खुश हो रहे थे। बाकी फैक्टर अगर उन्हें अच्छे लगते हैं तो इस पर भी वो मुस्कुरा सकते हैं, उन्हें मुस्कुराने चाहिए। और जो है 3 तारीख का जो रिजल्ट आएगा दतिया का, वो दुर्गेश बाबू उसके लिए तैयार रहिए, आपको सांस रोक के बैठिएगा, ठहाके बंद हो जाएंगे। ये जनता इस रास्ते पर जा चुकी है। केवल एक ही सीट के लिए क्यों चिन्हित कर रहे हैं उन्हें भाई? वो प्रदेश प्रवक्ता है, एक सीट में सिमटा दिया आपने, बताइए 230 के लिए ठहाके बंद कराइए। इनके दिल से लगी सीट है, इसलिए हमने कहा थोड़ी चोटियां मैं भी काट ली, इनने हमें काटी थी। चोटियां काट ली, चलो दुर्गेश जी चोटियां काटी, उन्हें जवाब दे दीजिए। कहना चाहे तो प्रवीण जी बोलिए जल्दी से, फिर इनकी जवाब ले लेते हैं। हाँ, 2008 में जो है 2008 मतलब 98 से अगर बात करें तो 60% वोटिंग हुआ था, 2003 में 67% हुआ, 7% बढ़ा। उसके बाद में हर चुनाव में 8 से लेकर हर चुनाव में 3% वोट बढ़ रहा है। 2008 में 69.28% हुआ, 2013 में 72.7 हुआ, 18 में जो है 74.97 हुआ, है ना। माने इसका मतलब ये है, अगर इस ट्रेंड को देखा जाए तो 78%, 3% के हिसाब से अगर हर चुनाव में बढ़ रहा है 5 साल में, तो 78% तक वोट बढ़ना कोई हैरत और आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लोगों में जागरूकता भी आ रही है। और जितने मुद्दे दुर्गेश जी ने बोले और जितने भूपेश भाई ने जोड़े, उन सबको भी मैं शामिल कर रहा हूँ, या जो मुद्दे मैंने बताए थे आपको उनको भी आप शामिल कर लीजिए। तो 78% तक वोट जाने में कोई वो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर और जाता है 78% के ऊपर, तो फिर जो है दोनों ही राजनीतिक दलों को सोचना होगा कि ये वोट उनके पक्ष में किसके लिए जा रहा है। दुर्गेश जी, ये वो एक और ये वो कह रहे हैं जो बात भूपेंद्र जी ने कही, उसका जवाब भी दे दीजिए। उनमें ये भी कह रहे हैं कि भाई दोनों इंजन आ जाएंगे तो पटरी उखाड़ के ले जाएंगे। कई सारे आज तो बड़े मजाकिया लहजे में थे वो। देखिए, मुझे लग रहा है कि भूपेंद्र जी हताशा के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए उनको चुटकियां लेने का मन नहीं कर रहा था। पर मैं तो मुझे लगता था कि अगर वोटिंग परसेंट बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से उत्साह होने वाली बात है, उत्साहित होने वाली बात है, क्योंकि जनता जागरूक हो रही है, जनता अपने अधिकार को पहचान रही है इसलिए। और भूपेंद्र जी एक बात कह रहे थे, तो निश्चित रूप से जो वोटिंग है वो कन्यादान योजना के लिए हो रहा है, जो वोट हो रहा है वो लाडली लक्ष्मी के लिए हो रहा है, जो वोट हो रहा है वो प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए हो रहा है। वो जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है
मुझे लग रहा है जो हमारी तीर्थ दर्शन योजना है उसको लेकर जनता उत्साहित है, जो हमारी अन्य जन कल्याण की योजनाएं प्रदेश की उसको लेकर उत्साहित है। उज्ज्वला योजना के लिए वोट पड़ रहा है, ये वोट निश्चित रूप से उसके लिए भी पड़ रहा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने का काम किया। ये वोट उसलिए भी पड़ रहा है भूपेंद्र जी कि आयुष्मान जैसा इलाज मुफ्त 5 लाख रुपए का हमने देने का काम किया। तो इसके साथ साथ नहीं, वो भूपेंद्र जी शायद मेरे को लग रहा है कि वो वोटिंग परसेंटेज वो समझ नहीं पा रहे थे कि किस लिए बढ़ रहा है। और ये वोटिंग परसेंट, एक सेकंड राजेश जी, ये वोटिंग परसेंट इसलिए भी बढ़ रहा है कि प्रदेश की 1 करोड़ 32 लाडली बहना माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए वो भीड़ लगा के, वो लाइन में लगा के खड़ी है कि मेरे भैया को आशीर्वाद देने के लिए। ये किसके लिए बढ़ रहा है ये वोटिंग परसेंटेज 3 तारीख को पता लगेगा। वक्त इससे ज़्यादा चर्चा की इजाज़त देता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जो लोग अभी तक वोट करने नहीं निकले उनसे हम फिर से अपील करेंगे कि जाइए जरूर। यहाँ हम लोग चाहे जैसे उस बढ़ते हुए वोटिंग परसेंटेज को परिभाषित करें, लेकिन आप अपनी ड्यूटी जरूर पूरी करिए। मतदान आपका अधिकार है। आप देखते रहिए BSTV। सत्ता के गलियारों की इनसाइड स्टोरी हो या फिर बीजेपी और कांग्रेस का हल्ला बोल, चुनावी बिसात पर राजनीति की पल पल बदलती चाल हो या फिर राजनीति का गणित, सौगातों की बात हो या हो फिर गारंटियों की, सब दिखाते हैं हम। महाकाल की नगरी उज्जैन से बस्तर की खूबसूरती तक हर खबर सबसे पहले दिखाते हैं हम। कला का सम्मान हो या फिर हमारी संस्कृति की बात, संस्कारधानी जबलपुर से लेकर आर्थिक राजधानी इंदौर तक हर खबर सबसे पहले